Hi, again, good afternoon to everyone. This is Dr. Tanuj Bhatt. Guys, लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोविडेंट फंड के टाइप्स को समझे, प्रोविडेंट फंड होता है क्या ये समझे थे, राइट। अब हम ये समझते हैं कि इसको सैलरी में इंक्लूड तो करते हैं, लेकिन जो टाइप्स हैं इसके बेस पे कुछ ऐसे प्रोविडेंट फंड हैं जिनके अमाउंट को हम सैलरी में टैक्सेबल पर्पज सैलरी का निकालने के लिए या टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टाइप्स ऐसे हैं प्रोविडेंट फंड के जिनमें से इंक्लूड होता है। और अल्टीमेटली हम प्रोविडेंट फंड का ये भी देखें, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस टाइम के साथ साथ जब हम मैच्योरिटी के टाइम पे उससे पैसा वापस लेंगे उस समय कौन सा प्रोविडेंट फंड ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज LIC में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल के लिए आपने प्रीमियम जमा की और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी टाइम अगर आपको उस LIC से पैसा मिल रहा है उस पॉलिसी से, तो वो लमसम अमाउंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको उस पर टैक्स लगेगा, नहीं लगता, आपको पता है LIC में। तो ऐसे ही हमें प्रोविडेंट फंड के लिए भी समझने की ज़रूरत है। अगर हमें प्रोविडेंट फंड से में हम पैसा अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, साथ में हमारा एम्प्लॉयर, हमारा जो नियोक्ता है जिसने हमें जॉब दे रखी है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, तो एक लमसम अमाउंट जब हमको मिलेगी उसमें ऐसा तो नहीं कि टैक्स के लिए जोड़ेगा। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना, उसी के बेस पर हम इसको सैलरी में ऐड भी करते हैं। तो पहला बात तो ये समझ लीजिए कि जो हमारे पास वैधानिक प्रोविडेंट फंड है, जिसको मैंने अदर नेम्स भी दिए, क्या क्या दिए, GPF बोला इसको, जनरल पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोला, और इसको स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, राइट। इसमें क्या है कि दो टाइप के कंट्रीब्यूशन होंगे, एक आपका कंट्रीब्यूशन यानी कि आप सपोज एम्प्लॉई हैं आपका, और दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जिसने आपको जॉब दे रखी है। खुलता किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है जितना भी हो, जितना भी हो, चाहे वो 10% आपकी सैलरी का है, चाहे वो 20% आपकी सैलरी का है, वो किसी भी हद तक आपकी सैलरी, टैक्सेबल सैलरी या नेट सैलरी निकालने के लिए जुड़ेगा नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जितनी भी अमाउंट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सैलरी में बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाला। अब बात करो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी बिल्कुल भी वो अमाउंट आपकी सैलरी पर्पज़ के लिए नहीं जुड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जुड़ेगी, बिकॉज जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आप पैसा लगा रहे हैं PF में, वो ऑलरेडी आपकी अपनी जो टोटल इनकम आ रही है उसी में से दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं। सपोज आपका पूरी इनकम जो है 10 लाख आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उस 10 लाख में से ही PF में कंट्रीब्यूट करेंगे ना आप। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके कंट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, अपना जो ओवरऑल आपको इनकम मिल रही है उसमें से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट ये होगा कि आपको इस केस में जब कोई व्यक्ति इस फंड का सदस्य होता है तो उसकी आय में केवल उसके वेतन में से कटी हुई रकम जो इस फंड में जमा की गई हो जोड़ी जाती है। इस फंड में नियोक्ता द्वारा दिया गया हुआ अंशदान तथा फंड पर ब्याज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात नियोक्ता का अंशदान तथा फंड का ब्याज न तो कर्मचारी के आय में जोड़ा जाता है और न ही उस पर कर लगता है। अब यहाँ कन्फ्यूज ये होने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये फंड बोल रहा है कि जमा की इसके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी में जुड़ती है, वो सैलरी में जुड़ती है, बट साथ ही साथ आप उसका आगे बेनिफिट ले सकते हैं, किसमें? डिडक्शन में। आगे देखिए, ये देख लीजिए, आप इसका बेनिफिट कहाँ ले सकते हैं? डिडक्शन में। ये वैधानिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन सैलरी के लिए अलग से छूट नहीं मिलती, बट डिडक्शन में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एक कर्मचारी द्वारा जो इस फंड के लिए अपने वेतन में से कटाई हुई राशि पर मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक की आप क्या कर सकते हैं? छूट ले सकते हैं। सपोज आपने 10 लाख रुपये आपको टोटल मिल रहे थे आपके एम्प्लॉयर से, उसमें से 1 लाख रुपये आपने क्या किया? कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, किसमें? जनरल प्रोविडेंट फंड में या स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। अब उस 10 लाख पे 1 लाख छोड़ के आपकी सैलरी 9 लाख नहीं दिखाएगा स्टार्टिंग में, पूरा पूरा 10 लाख में वो जोड़ेगा आपने, क्योंकि आपका 1 लाख का कंट्रीब्यूशन पर अलग से बात नहीं करेगा। लेकिन जब आप चाहेंगे, जब टोटल इनकम आप निकालेंगे उस ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस डिडक्शन जो करते हैं, वहाँ डिडक्शन सेक्शन 80 से 80U तक की जो डिडक्शन है, वहाँ पे सेक्शन 80C की डिडक्शन में आपके द्वारा जो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, यानी कि एम्प्लॉई के द्वारा जो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया गया है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड में,
उस पैसे पे वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम 1,50,000 तक की छूट ले सकता है डिडक्शन हेड में। और अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और आप क्या कर रहे हैं, 10 लाख के अलावा आप क्या कर रहे हैं, आप के एम्प्लॉयर के द्वारा 1,00,000 रुपया आपके पीएफ में भी कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इस पीएफ का 1,00,000 जो एक्स्ट्रा पीएफ में कंट्रीब्यूट करा आपका एम्प्लॉयर, आपका नियोक्ता, इसका क्या करें? वही मैं बता रहा हूँ कि वो आपकी यह जो पॉइंट ऐड किया गया था कि वो आपकी सैलरी में नहीं जोड़ता है। इस फंड में नियोक्ता द्वारा दिया हुआ अंशदान तथा फंड के ब्याज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात नियोक्ता का अंशदान तथा फंड का ब्याज न तो कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है, न ही उस पर कर लगता है। ठीक है, ये बेनिफिट है किसका, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड का। और अगला, जब आप इसी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड को केवल समझ लीजिए, पहले वैधानिक जो प्रोविडेंट फंड है, एक तो हम किसके लिए खोलेंगे, इसको खोलेंगे सरकारी नौकर जो हैं, सरकारी सर्वेंट जो हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, उनके लिए ओपन होता है। गेटिंग इट। सेकेंड थिंग, अब ये जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पहले सैलरी में जुड़ेगा, लास्ट में उसको डिडक्शन में हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी कि जैसे 10 लाख रुपये आपकी टोटल सैलरी थी, उसमें से 1,00,000 आप पीएफ में कटवा दे रहे हैं, तो 1,00,000 की अभी तो पूरा 10 लाख सैलरी लेके चलेंगे, बाद में 1,00,000 का पूरा आप सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन ले लेंगे, जो कि ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो मान लो 10 लाख के अलावा वो अपना कंट्रीब्यूशन 1,00,000 एम्प्लॉयर भी कर रहा है आपके प्रोविडेंट फंड में, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, वो नहीं जोड़ेगा आपकी सैलरी में। बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट, जब आप नौकरी से रिटायर हो जाएंगे या आप नौकरी छोड़ दें या आप रिटायरमेंट होगी, है ना, या किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है, उसके नॉमिनीज़ को पैसा मिलता है या लीगल हायर को उसका पैसा मिलता है, तो उस केस में जो पीएफ का अमाउंट होगा स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में, जो लमसम अमाउंट मिलेगी, इस राशि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि टैक्सेबल पर्पज़ के लिए नहीं जोड़ी जाएगी, सैलरी में नहीं जोड़ेगी। पूरा का पूरा अमाउंट, चाहे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे भी और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी, वो सारी अमाउंट जो भी मिलेगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सपोज अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे बात कर लूँ, अगर मैनुअली आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं पॉज करते हुए वीडियो। सपोज एक एम्प्लॉई है जिसकी एनुअल सैलरी जो है 10 लाख रुपया है, उसमें से वो 1,00,000 रुपया अपने स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में माइनस करवा लेता है या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी सैलरी में से 1,00,000 वो कटौती करवा ले रहा है और उसको पीएफ में जमा करवा ले रहा है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट में। उतना ही पैसा, यानी कि 1,00,000 रुपया कौन दे रहा है, उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ में। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपका कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में है उस पर आप डिडक्शन ले सकते हैं 80C के तहत, पूरा 1,50,000 की मैक्सिमम ले सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन केवल 1,00,000 है तो 1,00,000 की पूरी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का, उसके 1,00,000 रुपये का क्या करें, वो उसकी आपकी सैलरी में, क्योंकि स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, आपकी सैलरी में जुड़ेगा ही नहीं, वो सीधे चले गया पीएफ में। अब बात ये आती है, सपोज जब ये पैसा आपने 20 साल सपोज जॉब की, तो ऐसे ही 1,00,000 हर साल अगर कंट्रीब्यूट करता चला जाए आपका एम्प्लॉयर, और 1,00,000 आप भी कर रहे हैं, तो कितना हो गया, हर साल आप 2,00,000 रुपया कंट्रीब्यूशन आपके फंड में जा रहा है। 1,00,000 आपका, 1,00,000 आपके एम्प्लॉयर का, तो मिला के कितने हो गए, 2,00,000 रुपया। और 20 साल तक अगर 2,00,000 जमा होते तो 20 × 2,00,000 कितना हो जाएगा, 40,00,000 रुपया। 40 पे इंटरेस्ट भी बनेगा, तो ये लमसम अमाउंट जब मिलेगी, क्या उस टाइम पे जब मिलेगी इस पर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। यही पॉइंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये। ठीक है, जब नौकरी से सेवानिवृत्त होने के समय अथवा नौकरी छोड़ने के समय फंड पर मिल रहा अमाउंट जो है, उस पर मिल रही हुई राशि, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे हैं, ये बेनिफिट है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। अब आप लोग ये मत सोचिए कि हम भी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड खुलवा सकते हैं, हर कोई खुलवा सकता है, नहीं। पहले आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना होगा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविज़न था। इसको क्या क्या बोलते हैं, मैंने बोला स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, हिंदी में बोलेंगे वैधानिक प्रोविडेंट फंड, इसको हम साथ में जीपीएफ भी बोलते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड। मुझे लगता है यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को समझेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, वीडियो देखते रहिए और समझिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और ये मैं सारे जो क्वेश्चंस करूँगा वो अभी या तो आप टैक्समैन की बुक्स को यूज कर सकते हैं या साहित्य भवन पब्लिकेशन की डॉक्टर SC मेहरोत्रा सर एंड डॉक्टर SP गोयल सर,
इनकी बुक है, इससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा सही है। और ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो टैक्स मैन वेबसाइट क्लियर टैक्स करके एक है, उस वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आप तब तक रिवीजन कीजिए एंड अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।